अध्याय 9 नजरिए में बदलाव। भले ही आरुषि ने उस कार एक्सीडेंट का नाटक खुद रचा था, लेकिन उस ड्रामे को पूरी तरह सच दिखाने के लिए उसने जानबूझकर अपनी गाड़ी एक चीज से टकरा दी थी। इस वजह से उसके सिर में लगी हल्की चोट, कॉन्कशन, बिल्कुल सच थी। अब पूरी दोपहर बाहर की झुलसाने वाली धूप में बिताने के कारण उसके सिर का दर्द फिर से उभर आया था और वह बुरी तरह कराह रही थी। अपनी बेटी की यह साफ तकलीफ देखकर माँ अम्विता ने तुरंत बीच में टोकते हुए सलाह दी, तुम ऊपर अपने कमरे में जाओ और आराम करो। रात के खाने से पहले तुम्हें आवाज दे दूंगी। आरुषि ने मना नहीं किया और चुपचाप आराम करने के लिए ऊपर चली गई। जब उसकी नींद खुली तो सूरज हल चुका था और आसमान में शाम की लालिमा तैर रही थी। रात के खाने का समय नजदीक था। फ्रेश होने के बाद आरुषि सीढ़ियों से नीचे उतरी। जैसे ही उसने बैठक लिविंग रूम में कदम रखा, उसकी नज़र सोफे पर पड़ी जहां विवान मजे से अपने फोन में गेम खेलने में डूबा हुआ था। यह देखकर आरुषि को गहरी हैरानी हुई। क्या इस शरीर की यादों में यह साफ नहीं लिखा था कि सिंघानिया परिवार के तीनों सगे भाई बहन इस पुश्तैनी बंगले से नफरत करते हैं और यहाँ उनका आना लगभग नामुमकिन होता है। विवान कल भी घर पर था और वह आज फिर वापस आ गया। तभी अचानक आरुषि के दिमाग में एक पुरानी बात कौन थी। सौतेले पिता गिरीश के असिस्टेंट ने एक नियम बनाया था कि हर महीने 20 रुपए की पॉकेट मनी उन तीनों भाई बहनों को तभी मिलेगी जब वे इस पुश्तैनी घर में वक्त बिताएंगे। घर से गायब रहने का मतलब था पॉकेट मनी से हाथ धोना। आरुषि विवान को एकटक घूर रही थी। तभी विवान ने उसकी लगातार टिकती नजर को महसूस किया और जैसे ही अपनी आंखें ऊपर उठाईं, उसे आरुषि के सिर के ऊपर चमकदार अक्षरों की एक नई लाइन तैरती हुई दिखाई दी। क्या यह सिर्फ 20 रुपए के लिए वापस आ गया? नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। वे शब्द गहरे लाल रंग में चमक रहे थे और उनके पीछे 3 बड़े बड़े विस्मयादिबोधक चिन्ह लगे हुए थे। उन शब्दों को देखकर साफ पता चल रहा था कि आरुषि मन ही मन कितनी उत्साहित हो रही थी। यह देखते ही विवान गुस्से से लाल पीला हो गया। क्या वह इस लड़की को ऐसा इंसान दिखता था जो महज 20 रुपए की खातिर अपनी जिद छोड़ देगा? इस वक्त उसका घर पर रुकना सिर्फ और सिर्फ सौतेले पिता गिरीश को खुश करने के लिए था, ताकि उसके नए थिएटर और फिल्म प्रोजेक्ट्स की चेन को गिरीश से जल्दी मंजूरी मिल सके। दूसरे भैया, आरुषि ने चेहरे पर थोड़ा आदर का भाव लाते हुए उसे विश किया। विवान ने बस एक ठंडी और कड़वी हुंकार भरी। अगर उसने अभी अभी आरुषि के सिर के ऊपर वो तैरते हुए शब्द न देखे होते, तो आरुषि का यह सीधा साधा और संस्कारी रूप वाकई किसी को भी धोखा दे देता। वह ठंडी हुंकार आरुषि के कानों में साफ पड़ी और उसे मन ही मन बड़ी हंसी आई। उपन्यास में लिखा था कि सिंघानिया खानदान का यह दूसरा चिराग एक नंबर का आवारा और लापरवाही लड़का है जो अपने काम पर ध्यान नहीं देता। पर उसने यह कभी नहीं सोचा था कि विवान स्वभाव से इतना अजीब और तुनक मिजाज होगा। शुरुआत में आरुषि के मन में विवान के लिए कोई खास भावनाएं नहीं थीं, लेकिन उसके इस रूप को देखकर उसे लगा कि यह लड़का कम से कम बुरा या चिढ़ पैदा करने वाला तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसका ऐसा चिड़चिड़ा स्वभाव उसे बाकी नकली लोगों से कहीं ज्यादा सच्चा और वास्तविक लग रहा था। इस छोटी सी बातचीत के बाद यह साफ हो गया कि आरुषि और विवान के बीच बात करने के लिए कोई कॉमन टॉपिक नहीं था। वहां के अजीब और ठंडे माहौल से बचने के लिए आरुषि तुरंत बहाना बनाकर बगीचे की तरफ चल दी, जहां माँ अम्विता मौजूद थीं। अम्विता आमतौर पर बाहर जाने से बचती थीं। इस अमीर सर्कल की रईस औरतों के साथ सोशल गैदरिंग्स में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय वे अपना ज्यादातर वक्त बगीचे के पेड़ पौधों और फूलों की देखभाल करने में बिताती थीं। जैसे ही अम्विता ने आरुषि को अपनी तरफ आते देखा, उनके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। मैं बस तुम्हें उठाने ही वाली थी, पर अच्छा हुआ तुम खुद ही जाग गईं। क्या तुम्हें भूख लगी है? अगर लगी हो तो मैं अंकल गिरीश के डिनर पर आने से पहले तुम्हारे लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता मंगवा दूं। आरुषि ने मुस्कुरा हुए धीरे से अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। माम बेटी दरवाजे के पास खड़ी होकर आपस में बातें करने लगीं और उनके आसपास का माहौल बेहद खुशनुमा और ममता से भरा हुआ था। आरव ने ऑफिस से घर लौटते ही सबसे पहले यही नजारा देखा।
उसके होठ थोड़े सिकुड़ गए और उसके दिल में एक अजीब सी अनजानी भावना जाग उठी। इस पूरे सिंघानिया परिवार में सिर्फ इसी मां बेटी के रिश्ते में वो असली अपनापन और सगापन दिखता था। आरुषि चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी गलतियां क्यों न कर दे, मां अमृता हमेशा उसे माफ कर देती थी और उसकी फैलाई हर गंदगी को साफ करने में अपनी जान लगा देती थी। देखने वाले किसी भी इंसान को अमृता का यह निस्वार्थ मां वाला रूप साफ दिखाई दे सकता था। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि पुरानी आरुषि अपनी मां के इस बेपनाह प्यार की गहराई और त्याग को कभी समझ ही नहीं पाई। अमृता की नज़र सबसे पहले आरव पर पड़ी। उनके चेहरे पर गहरी हैरानी साफ देखी जा सकती थी। आज का दिन वाकई बेहद असामान्य था। घर से दूर भागने वाले गिरीश के दोनों बेटे आज एक ही दिन घर आ चुके थे। आरुषि ने भी मां की नज़र का पीछा किया और उसकी आंखें आरव पर जाकर टिक गईं। उसने आरव की आंखों में एक अजीब सी थकान और भारीपन देखा। यह सच में एक बहुत ही थका देने वाला काम है। साफ है कि हर कोई सीईओ बनने के लिए नहीं बना होता। आरव के कदम अचानक जहां के तहां रुक गए। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि दोपहर को मॉल में जो कुछ भी हुआ था वह उसकी आंखों का कोई भ्रम या वहम बिल्कुल नहीं था। लेकिन आरव की आंखें गहरी और रहस्यमय हो गईं, जिनमें छिपे भावों को पढ़ना नामुमकिन था। आरुषि को लगता है कि उसके लिए चीजें बहुत मुश्किल हैं। उसने यह कैसे अंदाजा लगाया? सिंघानिया परिवार का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते उसका रुतबा और उसका शानदार करियर उसके आसपास के सभी लोगों में जलन पैदा करता था। आरव को ऐशो आराम का कोई खास शौक नहीं था। उसे बस अपने काम में आने वाली बड़ी बड़ी चुनौतियों और बिजनेस की मुश्किलों को हल करने में ही सुकून मिलता था। जिंदगी के इन गिने चुने कामों से ही उसे सच्ची खुशी मिलती थी। उसे कभी नहीं लगा था कि इन सब जिम्मेदारियों को संभालना उसके लिए कोई मुश्किल या बोझ का काम है। बड़े भैया, आरुषि ने एक मीठी सी मुस्कान के साथ उन्हें ग्रीट किया। हालांकि उसकी आंखों के एक कोने में अब भी वो साफ डर छिपा हुआ था, एक ऐसा डर जो उसे बार बार याद दिला रहा था कि यह भाई उसे कभी भी अफ्रीका डिपोर्ट कर सकता है। आरव की तेज नजरों से आरुषि की आंखों में तैरता हुआ वो डर छिपा नहीं रहा। उसने बिना कोई शब्द बोले बस एक रूखा सा रिस्पॉन्स दिया, अमृता की तरफ देखकर एक बार सिर हिलाया और फिर उन दोनों के पास से गुजरता हुआ सीधे घर के अंदर दाखिल हो गया। अध्याय 10 आपसी वार। चलो अब अंदर चलते हैं। हाथ मुंह धोने के बाद रात का खाना शुरू करते हैं, अमृता ने अपने दिल में उठते तमाम शकों को दबाते हुए बेहद प्यार से कहा और आरुषि को वापस घर के अंदर ले आई। भले ही दोनों भाइयों का इस तरह अचानक घर लौटना थोड़ा अजीब था, लेकिन इससे उनका कोई लेना देना नहीं था। अमृता की सोच बहुत सीधी और साफ थी। हालांकि उन्होंने गिरीश से शादी की थी, लेकिन वे अच्छी तरह जानती थी कि उन दोनों के बीच कोई बहुत गहरा रिश्ता नहीं है। वे बस इतना चाहती थी कि उनकी बेटी सुरक्षित रूप से बड़ी हो। इस परिवार के आपसी झगड़ों के दलदल में कदम रखना एक ऐसा क्षेत्र था जिसे उन्होंने खुद को हमेशा सचेत रहकर दूर रखा था। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि आरुषि अपनी खुद की राह चुने और इन सारे बखेड़ों से पूरी तरह दूर रहे। इस असामान्य घटना से परेशान होने वाली सिर्फ अमृता अकेली नहीं थीं। विवान को भी आरव का इस तरह अचानक लौटना काफी उलझन में डाल रहा था। वे दोनों आमतौर पर एक दूसरे के सामने आने से जितना हो सके उतना बचते थे। सगे भाई होने के बावजूद उनकी माएं अलग अलग थीं। ऐसे में भाईचारे की जो पारंपरिक परिभाषा होती है वह उन पर लागू नहीं होती थी। आरव से सामना होने पर विवान को हमेशा एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। आखिर अपने ही प्रतिद्वंद्वी के साथ कौन हंसकर बात करना चाहेगा? पर अफसोस, विवान को मन ही मन यह मानना पड़ता था कि कुछ मामलों में आरव वाकई उससे कहीं ज्यादा बेहतर था। धत तेरे की, वह जितना इस बारे में सोचता था उसका मूड उतना ही खराब होता जाता था। वैसे आरव का उससे ज्यादा मजबूत होना एक आम बात थी। आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी करते ही सीधे कंपनी की कमान संभाल ली थी, इसलिए काम के सारे दांवपेंच उसकी उंगलियों पर होना लाजमी था। विवान लगातार अपने हुनर को इकट्ठा करने और खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वह आरव से आगे निकल सके। लेकिन वह जितना गहराई से सोचता
उसके चेहरे की कड़वाहट उतनी ही बढ़ती जाती। आरुषि जब अंदर आई तो उसने विवान का वो उतरा हुआ चेहरा साफ देखा। इसके अलावा उसके चेहरे के भाव कई बार बदल रहे थे। एक पल वह संतुष्ट दिखता तो अगले ही पल गुस्से से तमतमा उठता। नहीं, यह तो बकायदा चेहरा बदलने का नाटक कर रहा है। विवान एकदम अवाक रह गया। क्या तुमने मुझे चिढ़ाने का ठेका ले रखा है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई भीगी बिल्ली हूं जो पलटकर वार भी नहीं कर सकता? क्या तुम वाकई सचमुच एक्टिंग में अपना करियर बनाने जा रही हो? विवान ने बेहद शक भरी नजरों से आरुषि को देखते हुए पूछा। आरुषि को समझ नहीं आया कि वह दोबारा यही सवाल क्यों पूछ रहा है, लेकिन जब बात उसके पसंदीदा काम की आई तो उसने बेहद खुशी से चहकते हुए कहा, हाँ, 2 दिन बाद ही मेरा एक रोल के लिए ऑडिशन है। यह उसकी पहली फिल्म होने वाली थी और उसे सीधे सेकंड फीमेल लीड का मौका मिल रहा था। यह शुरुआत कई लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर थी। कम से कम उसकी पिछली जिंदगी की तुलना में तो बहुत ही शानदार थी। अपनी पिछली जिंदगी में उसने कई सालों तक कड़ी मेहनत की थी, तब जाकर कहीं उसे थर्ड फीमेल लीड का छोटा सा रोल नसीब हुआ था। विवान ने उसकी इस बेइंतहा खुशी को देखा तो उसके मन में संदेह और गहरा हो गया। क्या वाकई इस लड़की के दिल में एक्टिंग को लेकर इतना बड़ा जुनून जागा है? मेरी मानो तो इस ख्याल को यहीं छोड़ दो। बिना किसी एक्टिंग स्किल के तुम जैसे ही स्क्रीन पर आओगी, लोग इंटरनेट पर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, विवान ने चेतावनी भरे लहजे में कहा। हालांकि आरुषि को अपनी एक्टिंग की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, पर विवान की इस बात ने उसे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वह सचमुच उसकी भलाई चाहता था या फिर वह उसके सपनों को तोड़ना चाहता था? आरुषि ने विवान की तरफ देखकर एक बेहद मासूम और सच्ची मुस्कान दी। दूसरे भैया, तो फिर आप ही मुझे क्यों नहीं सिखा देते? आप फिल्म इंडस्ट्री के इतने नामचीन और मशहूर डायरेक्टर जो हैं। एक्टर्स की कमियों को सुधारना तो आपके बाएं हाथ का खेल होगा। यह सुनते ही विवान के चेहरे पर एक घमंडी और संतुष्ट सी मुस्कान तैर गई। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं यह बहुत आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन भला तुम्हारी मदद क्यों करूँ? यह तुम्हारी कोरी कल्पना है, इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। आरुषि ने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। बच्चे हो तुम, बहुत बड़े बच्चे हो। विवान निशब्द रह गया। वे आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने महसूस किया कि आरव सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। इस वक्त उसने बेहद कैजुअल कपड़े पहने हुए थे, जिससे उसका वो हमेशा रहने वाला खड़ूस और ठंडा बर्ताव थोड़ा सा नरम और शांत लग रहा था। बेहद शालीन और राजसी लुक। सच में एक हैंडसम इंसान पर कुछ भी अच्छा लगता है। आरुषि को लगा कि वह आरव के इस राजसी लुक के सामने धीरे धीरे घुटने टेक रही है। हालांकि उसके दिल के एक कोने में अब भी थोड़ा सा डर छिपा हुआ था। आरव जब सीढ़ियों से नीचे आ रहा था तो उसकी नजर सीधे आरुषि के सिर के ऊपर तैरती हुई शब्दों की लाइन पर पड़ी। वे अक्षर काफी बड़े और गहरे लाल रंग में लिखे थे, जिन्हें नजरअंदाज करना किसी के लिए भी नामुमकिन था। उसकी आंखों में एक पल के लिए लाचारी का भाव आया। वह मन ही मन सोचने लगा कि क्या आरुषि पास्ट में भी जब उसे देखती थी तो उसके दिमाग में ऐसी ही बातें चलती थीं, और क्या इस लड़की को खुद भी इस बात का अंदाजा है कि उसके सिर के ऊपर सबटाइटल्स पूरी दुनिया को साफ दिख रहे हैं। अपनी सौतेली बहन की आंखों में अपने लिए वो साफ तारीफ देखकर आरव को पूरा यकीन हो गया कि आरुषि खुद इस बात से पूरी तरह अनजान और बेखबर थी। आरव के नीचे आते ही उनकी बातचीत का सिलसिला तो आगे बढ़ा, लेकिन विवान अब पूरी तरह खामोश हो चुका था और अपना सारा ध्यान फोन की स्क्रीन पर लगाए बैठा था। उसने पलटकर आरव की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। जब गिरीश घर लौटे और उन्होंने दोनों बेटों को एक साथ पुश्तैनी घर पर देखा तो उनके चेहरे पर एक बड़ी खुशी तैर गई। उन्होंने बेहद खुश होते हुए दोनों भाइयों से कहा, एक परिवार को इसी तरह हमेशा साथ रहना चाहिए और आपस के रिश्तों को और मजबूत बनाना चाहिए। विवान ने अनजाने में ही आरव की तरफ देखा और ऐन उसी वक्त आरव की नजर भी उस पर टिक गई। आरव की आंखों में अपने लिए साफ अरुचि देखकर विवान ने तुरंत अपनी नजरें फेर लीं। आरव के साथ रहने से तो कहीं ज्यादा बेहतर है
कि तुम मुझे सीधे नर्क में भेज दो। दूसरी तरफ आरव पूरी तरह खामोश रहा। उसे बस अंदर ही अंदर यह महसूस हो रहा था कि गिरीश अब वाकई बूढ़े हो चले हैं, जो इस उम्र में भी दो अलग माताओं के बच्चों के बीच सगे भाइयों जैसी मोहब्बत का ख्वाब बुन रहे थे। इतने बड़े और रईस खानदान में, जहां हर कदम पर सत्ता का खेल चलता है, एक ही माँ की कोख से जन्मे सगे भाई भी आपस में सगे नहीं रह पाते, तो फिर उन दोनों की तो बात ही बिल्कुल अलग थी। बचपन से ही आरव की माँ ने उसके दिमाग में यह बात कूट कूट कर भरी थी कि उसे बड़ा होकर पूरे बिजनेस और एम्पायर पर अपना राज कायम करना है। और उसे पूरा यकीन था कि विवान की माँ ने भी विवान को बचपन से यही पट्टी पढ़ाई होगी। भले ही वे इस वक्त दुनिया के सामने एक दूसरे के साथ बेहद शालीन होने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन आरव अच्छी तरह जानता था कि जिस दिन यह दिखावे का मुखौटा उतरेगा, उस दिन अंजाम बेहद भयानक और बदसूरत होगा। इस बेहद भारी और तनावपूर्ण माहौल के बीच आरुषि खुद को जितना हो सके उतना छोटा और शांत दिखाने की कोशिश कर रही थी। एक पाठक होने के नाते, जिसने इस उपन्यास का पन्ना पन्ना पढ़ा था, वह आरव और विवान के बीच आने वाले समय में होने वाली इस पारिवारिक जंग से बहुत अच्छे से वाकिफ थी। यह माहौल बहुत ज्यादा अजीब और भारी है। क्या आगे भी सब कुछ ऐसा ही रहने वाला है? मेरा यहाँ से बाहर जाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन अगर मैं गई तो मेरे 20 लाख रुपए डूब जाएंगे। अध्याय 11। 20 लाख की खातिर। दोनों भाइयों ने एक ही समय पर आरुषि के सिर के ऊपर तैरते हुए उस विचार को साफ साफ पढ़ लिया था। आरव अंदर ही अंदर थोड़ा उलझन में पड़ गया। आखिर यह 20 लाख का क्या चक्कर है? दूसरी तरफ विवान इस बात का मतलब तुरंत समझ गया और अपने मन में जोर से हंसते हुए सोचने लगा, दयनीय लड़की सिर्फ 20 लाख रुपए की पॉकेट मनी के लिए इस माहौल को बर्दाश्त कर रही है। विवान इस वक्त जिस आरुषि का मन ही मन मजाक उड़ा रहा था, उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द भविष्य में एक ऐसा वक्त आने वाला था जब वह खुद भी इसी पुश्तैनी घर में रुकने और सिर्फ 20 लाख रुपए की खातिर समझौता करने पर मजबूर हो जाएगा। दयनीय, सब कुछ सिर्फ 20 लाख की खातिर। खैर, आरुषि की बात को अगर एक तरफ रख दिया जाए, तो बैठक में मौजूद गिरीश को छोड़कर हर एक शख्स उस कमरे के बेहद भारी और ठंडे माहौल को साफ महसूस कर सकता था। विवान को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आरव आज अचानक घर क्यों लौट आया है, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि ये तीनों भाई बहन बिना किसी बहुत बड़े कारण के इस पुश्तैनी बंगले में कदम भी नहीं रख सकते। क्या आरव सिर्फ आज की रात के लिए शयन यहाँ आया है, या फिर वह आने वाले कुछ दिनों तक यही रुकने वाला है? विवान को लगा कि उसे अपने थिएटर और सिनेमा चेन से जुड़े मामलों को जितनी जल्दी हो सके निपटाना होगा, वरना आरव के साथ एक ही छत के नीचे ज्यादा वक्त बिताने से वह डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। डैड, मेरे उस सिनेमा चेन की मंजूरी का जो मामला अटका हुआ है, क्या आप उसे थोड़ा जल्दी क्लियर कर सकते हैं? आप इस बात को जितना खींच रहे हैं, उतना ही मेरा नुकसान हो रहा है। विवान ने अपनी इस एक बात से गिरीश का अच्छा खासा मूड पल भर में किरकिरा कर दिया। तुम्हारी बातों का क्या मतलब है कि मैं इस मामले को खींच रहा हूँ? गिरीश ने पहले विवान को एक तीखी नजर से घूरा और फिर अचानक बेहद शांत लहजे में बोले, मैंने सिनेमा से जुड़े बिजनेस का सारा काम अब तुम्हारे बड़े भाई आरव को सौंप दिया है। जाओ और उससे कहकर अपने पेपर्स क्लियर करवा लो। क्या? विवान के मुंह से चीख निकलते निकलते बची। आरव ने भी अपनी आंखों में गहरी अचरज के साथ गिरीश की तरफ देखा। उसे भी अभी इसी पल पता चला था कि सिनेमा विंग की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर डाल दी गई है। यह यकीनन गिरीश का ऐन वक्त पर लिया गया एक अचानक फैसला था। आरव मन ही मन व्यंग्य से मुस्कुरा उठा। गिरीश उनके बीच भाईचारे के इस खोखले रिश्ते को जिंदा करने के लिए न जाने किस हद तक जाने को तैयार थे, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि गिरीश के हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लगने वाली थी। इतने सालों में उनके रिश्तों की दरारें इतनी गहरी हो चुकी थी कि वे चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, इन्हें दोबारा भरना नामुमकिन था। विवान स्वभाव से न तो आरव की तरह हर छोटी चीज पर बारीक नजर रखने वाला था और न ही उतना शांत था। उसने गुस्से में सीधे पलटकर वार किया, आपके इस फैसले का क्या मतलब है? क्या आप जानबूझकर मेरा मूड खराब करना चाहते हैं?
गिरीश ने अपने हाथ में पकड़े चम्मच और कांटे को टेबल पर रख दिया। उनका चेहरा अचानक बेहद कड़ा हो गया जब उन्होंने विवान की तरफ देखा। अगर तुम इसी तरह बदतमीजी से बात करते रहे तो उस सिनेमा चेन के प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए भूल जाओ। विवान अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था। अब उसके लिए खाना निगल पाना मुमकिन नहीं था। वह बड़बड़ाया, मेरा पेट भर गया है, और पैर पटकता हुआ सीधे ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। डाइनिंग रूम में कुछ पलों के लिए एक गहरा सन्नाटा पसर गया। आरुषि और अमृता ने खुद को पूरी तरह शांत कर लिया और अपनी सांसों की गति धीमी करते हुए बेहद खामोशी से बैठ गई ताकि किसी की नजर उन पर न पड़े। वहां अगर कोई पूरी तरह शांत और अप्रभावित था तो वह था आरव। वह बिल्कुल सीधे तरीके से बैठा रहा और बिना किसी हड़बड़ाहट के बेहद रईसाना सलीके से अपना खाना खाता रहा। गिरीश ने एक गहरी सांस ली और भारी आवाज में कहा, उस बेवकूफ को छोड़ो और हम सब अपना खाना खाते हैं। आरुषि ने विवान के उस गुस्से में जाते हुए शरीर को देखा और फिर टेबल पर पड़ी उसकी उस प्लेट पर नजर डाली जिसे उसने ठीक से छुआ भी नहीं था। उसने सोचा कि यह लड़का आज रात यकीनन भूखा सोने वाला है, पर खैर, इससे उसका क्या लेना देना। वह कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि एक बालिग इंसान था। अगर उसे भूख लगेगी तो वह खुद अपने खाने का इंतजाम देख लेगा। रात का खाना खत्म होने के बाद गिरीश ने आरव को अपने स्टडी रूम में बुलाया। उस सिनेमा चेन वाले मामले को जितनी जल्दी हो सके सुलझाकर खत्म करो। मैं नहीं चाहता कि इस घर में रोज रोज इस बात पर तमाशा हो, गिरीश ने आरव से कहा। आरव ने सहमति में अपना सिर हिलाया और पूछा, क्या आपके पास मेरे लिए कोई और निर्देश है? आरव के इस हमेशा की तरह पूरी तरह सपाट और भावहीन चेहरे को देखकर गिरीश के दिल में एक बेबसी जाग उठी। क्या एक पिता अपने सगे बेटे के साथ दिल खोलकर एक आम बातचीत भी नहीं कर सकता? उसे हर बात में निर्देश जैसे औपचारिक शब्द का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? चूंकि इन दिनों कंपनी में काम का दबाव थोड़ा कम है और तुम्हें रोज देर रात तक ओवरटाइम करने की जरूरत नहीं है, तो तुम कुछ दिनों के लिए यहीं पुश्तैनी घर पर आकर रहो। पूरा परिवार जब एक साथ रहेगा तो घर में थोड़ी रौनक और चहल पहल बनी रहेगी। गिरीश ने अपनी इस बात के पीछे छिपी अपनी इच्छा को बहुत अच्छे से छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन आरव की तेज नजरों ने उसे पकड़ ही लिया। इस पूरे आलीशान बंगले में ऐसी रौनक का ख्वाब सिर्फ गिरीश ही देख सकते थे। हालांकि आरव ने इस बार सीधे तौर पर मना नहीं किया, क्योंकि उसने आज घर में एक बेहद दिलचस्प चीज नोटिस की थी। अब इस घर में लौटना उतना उबाऊ महसूस नहीं हो रहा था जितना पहले हुआ करता था। देखते हैं, जैसा ठीक लगेगा करेंगे, आरव ने कहा। गिरीश अच्छी तरह जानते थे कि जब आरव किसी बात पर देखते हैं कहता है तो इसका मतलब है कि काम होने की गुंजाइश है। उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और उन्होंने आगे बढ़कर आरव के कंधे को थपथपाया। यह एक ऐसी चीज थी जो एक पिता अक्सर अपने बेटे के लिए करता है। आरव ने तिरछी नजरों से अपने उस कंधे को देखा जहां पिता ने हाथ रखा था, पर उसने अपनी जुबान से कोई शब्द बाहर नहीं निकाला। आरुषि इन सारी अंदरूनी पारिवारिक बातों से पूरी तरह अनजान थी। बगीचे में मां के साथ कुछ देर टहलने के बाद वह सीधे ऊपर अपने कमरे में चली आई थी। उसे अभी स्क्रिप्ट पढ़नी थी और उस किरदार का पूरा बैकग्राउंड तैयार करना था। यह उसकी एक पुरानी आदत थी। जब भी उसे कोई नई स्क्रिप्ट मिलती थी, वह उस रोल को पूरी तरह समझे बिना चैन से नहीं बैठती थी। किरदार के असली स्वभाव को पकड़कर ही वह उसे प्रभावी ढंग से निभा सकती थी। किरदार की पूरी रूपरेखा को अच्छे से समझने के बाद आरुषि ने अपने थोड़े अकड़ चुके कंधों की मालिश की। उसने सोचा कि उसे नीचे जाकर अपने लिए एक कप गुनगुना पानी लाना चाहिए। जैसे ही वह सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहली मंजिल पर पहुंची, उसने देखा कि रसोई की लाइट जल रही थी। इस वक्त तक घर के सारे नौकर चाकर आमतौर पर सो चुके होते थे, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी उठकर नाश्ते की तैयारी करनी होती थी। इतनी रात गए किचन में भला कौन हो सकता है? आरुषि ने हैरान होते हुए सोचा। अध्याय 12 नजदीकी रिश्ता। आरुषि ने गुनगुने पानी का कप उठाया और घूंट घूंट पीते हुए रसोई की तरफ बढ़ गई।
वहां रसोई के फ्रिज के सामने एक लंबा सा शरीर खड़ा था, जिसे पहचानना बेहद आसान था। यहाँ कुछ भी क्यों नहीं बचा है? क्या मुझे अब कच्चे खीरे खाकर पेट भरना पड़ेगा? विवान फ्रिज के अंदर ताक-झांक करते हुए खुद से ही बड़बड़ाया। तुम चाहो तो असल में अपने लिए नूडल्स बना सकते हो, आरुषि ने बड़े प्यार से पीछे से याद दिलाया। विवान हैरान होकर जोर से चौंका और अचानक मुड़कर आरुषि की तरफ देखने लगा। तुम इस तरह अचानक मेरे पीछे कहाँ से प्रकट हो गई? आरुषि ने मजाकिया अंदाज में अपनी आंखें मटका लीं। इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रहा है, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम एक बड़े शॉट सीईओ नहीं बन सकते। विवान ने चिढ़कर अपने दांत भींचे। उसका इस वक्त सचमुच मन कर रहा था कि वह आरुषि का दिमाग खोलकर देखे कि वह दिन रात आखिर सोचती क्या रहती है। कोई अचानक पीछे से आकर चुपचाप बोलने लगेगा तो किसी का भी चौंक जाना लाजमी है ना? इस बात का सीईओ बनने से भला क्या लेना देना था? और वैसे भी किसे सीईओ बनना है? वह तो सिर्फ एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता था। क्या आपको भूख लगी है, दूसरे भैया? आरुषि ने पूछा। विवान ने चिड़चिड़े लहजे में जवाब दिया, बिल्कुल लगी है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? आरुषि के होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसे एहसास हुआ कि उसके इन दूसरे भैया को गुस्सा दिलाना बेहद आसान काम था। अब जब तुम जानते हो कि तुम्हें भूख लगी है, तो एक मूर्ख भी जानता है कि खाते समय गुस्सा नहीं होना चाहिए। तुम भूखे रहकर भी केवल खुद को परेशान करोगे। क्या फायदा? विवान थोड़ा सा ठिठका। उसे महसूस हुआ कि आरुषि की बात में काफी दम था। दूसरे भैया, क्या आप नूडल्स खाएंगे? आरुषि ने मुस्कुराते हुए पूछा। विवान को इस वक्त वाकई जोर की भूख लगी थी और वह इतनी रात गए बाहर भी नहीं जाना चाहता था। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? विवान ने अपनी भूख के आगे अपनी ईगो को थोड़ी देर के लिए दबाना ही बेहतर समझा। आरुषि ने हामी में सिर हिलाया। आता है, लेकिन आपको तो पता ही है कि मैं कोई भी काम मुफ्त में नहीं करती। विवान ने आरुषि की तरफ बड़ी नापसंदगी से देखा। तुम मुझसे भी सौदेबाजी करना चाहती हो? कितनी कंजूस हो! आरुषि ने विवान की तरफ देखा और बेहद गंभीरता से बोली, मैं तो बस आपके भले की सोच रही हूँ, दूसरे भैया। वरना अगर आप मेरे हाथ के नूडल्स खा लेंगे, तो शायद आपको बाद में अजीब लगेगा। इसलिए अच्छाई का बदला तुरंत चुका देना ही बेहतर होता है। विवान निशब्द रह गया। यह भला किस तरह का अजीब और टेढ़ा लॉजिक था? तुम्हें क्या चाहिए? विवान ने सीधे मुद्दे की बात पूछी। आरुषि के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल गई। मैंने उस रोल के लिए एक चरित्र चित्रण लिखा है, जिसका 2 दिन बाद मेरा ऑडिशन है। मैं चाहती हूँ कि दूसरे भैया आप उसे एक बार देख ले और बताएं कि मेरा यह विश्लेषण सही है या नहीं। आरुषि अपनी बात पूरी करके बड़ी उम्मीद के साथ विवान का चेहरा देखने लगी। विवान थोड़ा हैरान हुआ। उसने बकायदा किरदार की पूरी कहानी और बैकग्राउंड लिखा था। इसका मतलब वह सिर्फ मजे के लिए एक्टिंग नहीं कर रही थी, बल्कि इसे लेकर वाकई काफी गंभीर थी। दूसरे भैया, आपका क्या ख्याल है? क्या आप मेरी मदद करेंगे? आप फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े और मशहूर डायरेक्टर हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि किरदारों को लेकर आपका नजरिया सबसे अलग और बेहतरीन होगा। विवान ने अपना गला साफ किया। अपनी तारीफ सुनना हर इंसान को अच्छा लगता है, खासकर तब जब बात उसके अपने काम और पसंद की फील्ड की हो। उसने थोड़ा गर्व से अपना सिर हिलाया और कहा, चलो, इस एक बार के लिए मैं न चाहते हुए भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। आरुषि खुशी से चहक उठी। थैंक यू, दूसरे भैया। विवान के चेहरे पर एक अजीब सी हिचकिचाहट और अजीब सा भाव आ गया। उसे यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उसके और आरुषि के रिश्ते ऐसे रहे थे जैसे आग और पानी का बैर हो। चलो, अब पहले जाकर नूडल्स बनाओ। विवान ने अपने सिर के हल्के दर्द को दबाते हुए आरुषि को उकसाया। आरुषि ने सिर हिलाया। अपनी पिछली जिंदगी में जब वह अकेली रहती थी, तो वह अक्सर खुद ही खाना बनाती थी, इसलिए नूडल्स बनाना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। फ्रिज में रखी कुछ सब्जियों और चीजों का इस्तेमाल करके उसने विवान के लिए एक गर्मागर्म नूडल्स का बाउल तैयार कर दिया।
विवान डाइनिंग रूम में बैठकर इंतजार कर रहा था, और जैसे ही उसने आरुषि को हाथ में नूडल्स की कटोरी लिए बाहर आते देखा, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसे रसोई से आ रही खुशबू की महक पहले ही मिल चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरुषि ने नूडल्स बनाना कब सीखा। पिछले कुछ सालों से तो वह खुद को इस रईस खानदान की बड़ी राजकुमारी समझती आई थी। खाना बनाना तो दूर, उसने कभी किचन में कदम तक नहीं रखा था। उसने यकीनन यहाँ आने के बाद ही यह सब सीखा होगा। आरुषि हाथ में नूडल्स का बाउल पकड़े बाहर आई और उसने विवान की आंखों की वो चमक साफ ताड़ ली। उसका मन हुआ कि वह उसे थोड़ा चिढ़ाए, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसे बाद में उससे अपना काम भी निकलवाना है, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। हालांकि थोड़ा मन ही मन चिढ़ाना अभी भी जायज था। बिल्कुल एक पिल्ले जैसा लग रहा है जो खिलाए जाने का इंतजार कर रहा है। विवान एकदम अवाक रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आरुषि के हाथों में खाना बनाने का ऐसा जादू होगा। नूडल्स बिल्कुल परफेक्ट बने थे और उसका सूप भी बेहद स्वादिष्ट और खुशबूदार था। भरपेट खाना खाने के बाद विवान का मूड काफी अच्छा हो गया। उसने आरुषि से कहा, जाओ अपनी वो स्क्रिप्ट लेकर आओ, मैं एक नज़र देख लेता हूँ। आरुषि ने तेजी से हामी भरी और दौड़कर ऊपर अपने कमरे से स्क्रिप्ट और अपने लिखे नोट्स ले आई। विवान ने तेजी से स्क्रिप्ट के पन्नों को पलटा और फिर आरुषि के लिखे चरित्र चित्रण को पढ़ने लगा। वह अंदर ही अंदर काफी हैरान हुआ। आरुषि का उस किरदार को लेकर विश्लेषण बहुत ही गहरा था और उसने किरदार की हर छोटी से छोटी खासियत को बहुत अच्छे से पकड़ा था। क्या उसने इसके बारे में पहले कोई पढ़ाई की थी या फिर वह पैदाइशी हुनरमंद थी? एक प्रोफेशनल डायरेक्टर के नाते विवान ने स्क्रिप्ट को सामने रखकर एक एक सीन और एक एक लाइन के साथ अपनी बारीकियों और विचारों को आरुषि के साथ शेयर करना शुरू किया। आरुषि पूरी एकाग्रता के साथ उसकी बातें सुन रही थी और जहां भी कोई जरूरी पॉइंट आता, वह तुरंत उसे अपने नोट्स में लिख लेती। आरव जब सीढ़ियों से नीचे उतरकर आया तो उसने हॉल में यही नजारा देखा। उसके कदम वहीं के वहीं थम गए और उसे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। ये दोनों अचानक एक दूसरे के इतने करीब कब से हो गए? अध्याय 13 दोहरा बर्ताव। सीढ़ियों की तरफ से आवाज सुनकर आरुषि और विवान दोनों ने अपने सिर घुमाकर देखा। यह देखकर कि वह आरव था, वे दोनों थोड़े उलझन में पड़ गए। वह इतनी रात गए नीचे क्यों आ रहा था? आरुषि ने अपने बड़े भाई को ग्रीट किया और अपनी तिरछी नजर से उसने अपने बगल में बैठे विवान को नोटिस किया। उसके दिमाग में अचानक एक अजीब सा विचार आया, क्या बड़े भैया को भी भूख लगी है? अब हम क्या करें? क्या वह नूडल्स खाते हैं? आरव का मन हुआ कि वह अपनी कनपटियों की मालिश करे। मैं वर्कआउट के लिए जिम जा रहा हूँ, आरव ने कहा। फिर वह खुद ही हैरान रह गया। उसने खुद आगे बढ़कर सफाई क्यों दी? विवान ने चुपचाप अपनी आंखें मटकाई। आपसे किसी ने नहीं पूछा। आप खुद को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रहे हैं। आरुषि ने विवान की तरफ देखा। यह इतना कड़वा और खड़ूस क्यों है? बड़े भैया का इरादा सच में पक्का है, जो इतनी रात गए वर्कआउट कर रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतने अच्छे शेप में है। आरव। विवान निशब्द रह गया। यह दोहरा बर्ताव बिल्कुल साफ था। यह सोचने वाली बात थी कि उसने बकायदा उसकी स्क्रिप्ट रिव्यू करने में मदद भी की थी। विवान ने अपने हाथ में पकड़ी स्क्रिप्ट आरुषि की तरफ उछाल दी। इसे खुद ही पढ़ो, मैं सोने जा रहा हूँ। आरुषि ने स्क्रिप्ट को लपक लिया, यह सोचते हुए कि वह सचमुच थक गया था। उसने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, आपकी मदद के लिए शुक्रिया दूसरे भैया। गुड नाइट। विवान ने एक ठंडी हुंकार भरी और वहां से चला गया। आरव के होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसकी तरफ बढ़ते हुए विवान ने यह नजारा देखा और उसकी आंखें गहरी अचरज से भर गईं। वह तो भूल ही चुका था कि आरव की मुस्कान कैसी दिखती है। आरव के चेहरे पर वो मुस्कान बस एक पल के लिए थी और वह तुरंत अपने पुराने ठंडे और गंभीर हाव भाव में वापस लौट आया। हालांकि आरुषि से वह मुस्कान छिपी नहीं रही। उसका दिल अंदर ही अंदर चीख रहा था, आह आह आह।
बड़े भैया मुस्कुराते हुए और भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं। वह मेरे द्वारा देखे गए अब तक के सबसे हैंडसम इंसान हैं। आरव को समझ नहीं आया कि वह इस बात पर हंसे या रोए। अब तक विवान ऊपर जा चुका था, जिससे वहां सिर्फ आरुषि बची थी जो अपनी चमकती आंखों से आरव को निहार रही थी। आरव ने धीरे से अपने होठ सिकोड़े और आरुषि से पूछा, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? आरुषि ने जवाब दिया, मैं बस दूसरे भैया के साथ स्क्रिप्ट देख रही थी। मैं अब सोने ही जा रही हूँ। आरव के चेहरे के भाव कुछ पलों के लिए ठिठक गए। स्क्रिप्ट। तब जाकर आरुषि को याद आया कि उसके बड़े भाई कल घर पर नहीं थे। उन्हें शायद पता भी नहीं था कि वह एक एक्ट्रेस बनने जा रही है। उसने जल्दी से समझाया, मैंने एक टैलेंट एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैं एक एक्ट्रेस बनने जा रही हूँ। यह बात आरव के लिए काफी अप्रत्याशित थी, क्योंकि कुछ समय पहले तक तो आरुषि कंपनी में काम करने की जिद पर अड़ी हुई थी। उसने आरुषि की तरफ देखकर बस अपना सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। आरुषि को थोड़ी निराशा महसूस हुई। वह उम्मीद कर रही थी कि उसके बड़े भाई के मुंह से यह सुनने को मिलेगा, कड़ी मेहनत करना। आरव ने उसके चेहरे के बदलते भावों को ताड़ लिया, कुछ पलों के लिए सोचा और कहा, चूंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही लिया है, तो अब कड़ी मेहनत करना। आरुषि की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने सीधे खड़े होते हुए पूरे आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल बड़े भैया, मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगी। आरव की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उस रात आरुषि को बहुत अच्छी नींद आई, लेकिन अगली सुबह जब वह फ्रेश होकर नीचे उतरी तो घर में सिर्फ मां अमृता बची थी। अमृता ने उसे नाश्ते के लिए पास बुलाया। आरुषि डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। अंकल गिरीश और बाकी सब नाश्ता नहीं कर रहे हैं। अमृता ने जवाब दिया, वे सब पहले ही नाश्ता करके कंपनी के लिए निकल चुके हैं। वह थोड़ी देर रुकी और अपनी बात जारी रखी, आरुषि, क्या आज का तुम्हारा कोई प्लान है? आरुषि ने कहा, दानिश ने बताया था कि कंपनी ने मेरे लिए एक असिस्टेंट तय की है। मुझे ऑफिस जाना होगा। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है, माँ? अमृता मुस्कुराई, नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि कहीं तुम घर पर बोर न हो जाओ। मैं सोच रही थी कि क्या तुम मेरे साथ ब्यूटी पार्लर चलना पसंद करोगी? आरुषि को इसमें काफी दिलचस्पी थी। मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। क्यों न हम दोपहर को चले? अमृता ने बड़ी उत्सुकता से सिर हिलाया, बिल्कुल, चलो दोपहर को ही चलते हैं। तुम पहले ऑफिस हो आओ और मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। जब तुम वापस आ जाओगी तो हम दोनों साथ निकल चलेंगे। उन्हें अपनी इस रिक्वेस्ट से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहले भी आरुषि से चलने को कहा था, लेकिन आरुषि हमेशा मना कर देती थी। उसका झुकाव अपनी उस सहेली के साथ वक्त बिताने पर ज्यादा रहता था। दोपहर के खाने के बाद आरुषि परिवार की गाड़ी से कंपनी के लिए रवाना हो गई। यह टैलेंट कंपनी फिल्म इंडस्ट्री में काफी नामचीन और प्रतिष्ठित थी, जहां कई फर्स्ट और सेकंड टियर चोटी के सेलिब्रिटीज जुड़े हुए थे। दिलचस्प बात यह थी कि इस उपन्यास का मुख्य हीरो, मेल लीड, भी शुरुआत में इसी एजेंसी का हिस्सा था, लेकिन बाद में उसने यहां से अलग होकर खुद का अपना एक नया स्टूडियो शुरू कर लिया था। कंपनी पहुंचने के बाद आरुषि सीधे अपने टैलेंट मैनेजर दानिश के केबिन की तरफ बढ़ गई। दानिश ने उसे देखते ही बड़ी बारीकी से उसका मुआयना किया। फिर उसने बिना बात को घुमाए सीधे शब्दों में कहा, तुम जिस रोल के लिए ऑडिशन देने वाली हो, उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और फिट फिजीक, शारीरिक बनावट की जरूरत है। तुम्हारी मौजूदा कंडीशन उसके मुताबिक थोड़ी कम है। क्या काम की बात बिल्कुल शुरुआत से ही करना इतनी जरूरी है? आरुषि को थोड़ा बेबस महसूस हुआ, लेकिन वह साफ महसूस कर सकती थी कि दानिश अपने काम को लेकर वाकई गंभीर और जिम्मेदार था। उसने जवाब दिया, मैं समझ गई। मैं अपनी डाइट पर कंट्रोल रखूंगी और अपने वर्कआउट को और तेज कर दूंगी। दानिश उसके इस सहयोगात्मक रवैये से संतुष्ट दिखा और उसने सिर हिलाया, ठीक है, चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी नई असिस्टेंट से मिलवाता हूँ। अध्याय 14, असिस्टेंट।
इस बार कंपनी में आरुषि अकेली न्यूकमर नहीं थी। हालांकि वे सब नए थे, लेकिन उनमें से हर एक को एक असिस्टेंट दी गई थी। यह जानने के बाद आरुषि को कंपनी के इस बर्ताव की कद्र और भी ज्यादा महसूस हुई। उसकी पिछली एजेंसी में जब वह शुरुआत में शामिल हुई थी, तो एक ही असिस्टेंट कई कलाकारों को संभालती थी, जिससे उन्हें अपनी देखभाल खुद ही करनी पड़ती थी। इन असिस्टेंट्स का चुनाव शुरुआत में खुद कलाकारों को ही करना था। हालांकि कार एक्सीडेंट के कारण अस्पताल में भर्ती होने की वजह से आरुषि कंपनी में सबसे आखिरी में पहुंची थी, इसलिए अपनी असिस्टेंट चुनने में उसकी कोई राय नहीं रही थी। दानिश आरव को एक ऑफिस के कमरे की तरफ ले गया, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही आरुषि दरवाजे के पास पहुंची, उसने अंदर एक युवा लड़की को देखा, जिसकी उम्र लगभग 20 साल की शुरुआती कगार पर रही होगी। वह आम लड़कियों की तुलना में थोड़ी छोटे कद की थी, लेकिन वह काफी ऊर्जावान, एनर्जेटिक दिख रही थी। उस युवा लड़की ने भी आरुषि को नोटिस किया और मुस्कुराते हुए तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, मैं अनु हूँ। आप आरुषि ही है ना? आप सचमुच बहुत खूबसूरत है। अनु की आंखें बेहद मासूम लग रही थीं और वह सीधे आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी, जिससे उसके चेहरे से पूरी सच्चाई छलक रही थी। आरुषि को लगभग एक ही नज़र में इस युवा लड़की से लगाव हो गया। थैंक यू, आप भी बहुत खूबसूरत है। उसने मुस्कुराते हुए अनु से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जैसे ही उन्होंने हाथ मिलाया, आरुषि को थोड़ी हैरानी हुई। अनु की हथेली ज्यादातर लड़कियों की तरह उतनी कोमल नहीं थी। वह छूने में थोड़ी खुरदरी महसूस हुई, मानो उसकी हथेली पर कट्टे, कैलस की एक बारीक परत हो। दानिश एक तरफ खड़ा होकर उन दोनों के चेहरों पर दिख रही संतुष्टि को बड़े गौर से देख रहा था। उसने कहा, क्यों न आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा और जान ले। अब चलता हूँ। आरुषि और अनु ने उसे विदा किया। जैसे ही दानिश दरवाजे के पास पहुंचा, वह अचानक पीछे मुड़ा। आरुषि, अपनी फिजीक, शारीरिक फिटनेस को मेंटेन करना मत भूलना। तुम बहुत जल्द शूटिंग शुरू करने वाली हो। अनु, उसकी असिस्टेंट होने के नाते तुम्हें हर वक्त उस पर नजर रखनी होगी। आरुषि और अनु ने एक साथ सहमति में अपना सिर हिलाया। दानिश के जाने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे को बेहद समझदारी भरी नजरों से देखा और अपनी हंसी रोक नहीं पाई। अनु के हाथ के उस कट्टे, खुरदरेपन के बारे में सोचते हुए आरुषि ने बेहद संभलकर अपने शब्द चुने और पूछा, अनु, तुमने एक सेलिब्रिटी असिस्टेंट बनने का फैसला कैसे किया? अनु उसकी इस बात के पीछे छिपे गहरे मतलब को पकड़ नहीं पाई और सीधे जवाब दिया, एक तरफ तो मुझे यह काम सचमुच बहुत पसंद है, दूसरी तरफ अगर मुझे यह नौकरी नहीं मिलती तो मुझे अपने परिवार का मार्शल आर्ट्स स्कूल संभालना पड़ता और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। जब उसने मार्शल आर्ट्स स्कूल को न संभालने की बात की तो उसके चेहरे पर साफ तौर पर डर देखा जा सकता था। आरुषि को बात थोड़ी बहुत समझ आ गई। उसने पहले यह अंदाजा लगाया था कि शायद अनु का पारिवारिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जिससे उसके हाथ इतने खुरदरे हैं। लेकिन अगर उसके परिवार का खुद का एक मार्शल आर्ट्स स्कूल है, तो इसका सीधा सा मतलब था कि उसका बैकग्राउंड कहीं से भी गरीब नहीं था। तो तुम मार्शल आर्ट्स, युद्ध कला में माहिर हो? आरुषि ने बड़ी अचरज के साथ अनु की तरफ देखा। अनु थोड़ी शर्मा गई और धीरे से फुसफुसाई, मुझे बस कुछ बुनियादी घूंसे और लात मारना आता है, लेकिन मैं फिर भी आपकी रक्षा कर सकती हूँ। आरुषि ने पूरी ताकत से हामी में अपना सिर हिलाया। उसने अपनी पिछली जिंदगी में ऐतिहासिक नाटकों, हिस्टोरिकल ड्रामा में काम किया था, भले ही वे कोई बहुत बड़े रोल नहीं थे। हालांकि उसने एक बार एक मार्शल आर्ट्स वाले किरदार को निभाया था। वह एक रोल उसके लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण था क्योंकि उसका कोई मार्शल आर्ट्स या यहाँ तक कि डांस का बैकग्राउंड भी नहीं था। मार्शल आर्ट्स में माहिर एक किरदार को न केवल लड़ना होता है, बल्कि उन मूव्स को ऑन स्क्रीन पर दिखने में भी काफी आकर्षक और खूबसूरत बनाना होता है, ताकि उसका प्रभाव बेहतर पड़े। इसलिए आरुषि के दिल में मार्शल आर्ट्स जानने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था।
उन्होंने कुछ देर तक आपस में ढेर सारी बातें की और एक दूसरे का कॉन्टेक्ट नंबर एक्सचेंज किया। चूंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के ठीक बाद अभी कोई काम नहीं था, इसलिए आरुषि ने सुझाव दिया कि अनु अभी के लिए अपने पुराने घर वापस जा सकती है। जब वास्तविक काम शुरू होने का समय आएगा तो वे दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। कंपनी में अब करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए आरुषि और अनु ने साथ मिलकर खाना खाने का फैसला किया। जैसे ही वे बाहर निकले, लिफ्ट में काफी भीड़ थी। उन लोगों के बीच आरुषि ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए कुछ जाने पहचाने चेहरों को पहचाना, जबकि बाकी लोग पूरी तरह अजंबी थे। ये लोग शायद उसी की तरह साथी न्यूकमर्स थे जिन्होंने हाल ही में कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। हालांकि उन सब में से एक शख्स बिल्कुल अलग और सबसे जुदा लग रहा था। वह लिफ्ट के एक कोने में खड़ा था और उसके साथ एक लंबा चौड़ा आदमी मौजूद था जो मानो उसके और बाकी भीड़ के बीच एक दीवार बनकर खड़ा था। लिफ्ट में मौजूद लगभग हर एक शख्स छुप छुप कर उसी की तरफ अपनी नजरें टिकाए हुए था। आरुषि ने भी उस पर एक सरसरी नजर डाली, लेकिन उसने तुरंत अपनी आंखें फेर लीं। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह कौन है। कबीर, इस मूल उपन्यास का मुख्य हीरो, मेल लीड। मामला चाहे इस कहानी के हीरो का हो या हीरोइन का, वह उन दोनों में से किसी के साथ भी कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी। उनके आसपास मुख्य किरदारों वाला एक अलग ही आभा मंडल, प्रोटैगोनिस्ट ओरा, होता है, और वह इस दलदल में फंसकर महज एक बलि का बकरा, कैनन फॉडर बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद आरुषि अनु को खींचकर थोड़ा दूर ले गई। अनु ने पीछे मुड़कर उस शख्स की तरफ देखा जो भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा था। फिर आरुषि की तरफ चेहरा करके बोली, वह कबीर ही थे ना? वह कैमरे की तुलना में हकीकत में कहीं ज्यादा हैंडसम दिखते हैं। आरुषि ने बड़ी संशय भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम उसकी फैन तो नहीं हो ना? अनु ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे तो बस आम तौर पर हैंडसम लड़के पसंद हैं। आरुषि ने उसे एक बड़ी सराहना भरी नजर दी और अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मुझे भी वे पसंद हैं। उन्हें देखकर आंखों को सुकून मिलता है। जब बात हैंडसम लड़कों की आई, तो आरुषि खुद को काफी भाग्यशाली मानती थी। उसके अपने परिवार के दोनों पुरुष दिखने में असाधारण रूप से अच्छे थे, खासकर उसके बड़े भाई आरव सिंघानिया, जो जितने हैंडसम थे उतने ही प्रभावशाली, करिश्माई भी थे। वह मन ही मन सोचने लगी कि न जाने वह कौन सी खुशकिस्मत औरत होगी जो उसकी भाभी बनने का सौभाग्य पाएगी। अध्याय 14, असिस्टेंट। इस बार कंपनी में आरुषि अकेली न्यूकमर नहीं थी। हालांकि वे सब नए थे, लेकिन उनमें से हर एक को एक असिस्टेंट दी गई थी। यह जानने के बाद आरुषि को कंपनी के इस बर्ताव की कद्र और भी ज्यादा महसूस हुई। उसकी पिछली एजेंसी में जब वह शुरुआत में शामिल हुई थी, तो एक ही असिस्टेंट कई कलाकारों को संभालती थी, जिससे उन्हें अपनी देखभाल खुद ही करनी पड़ती थी। इन असिस्टेंट्स का चुनाव शुरुआत में खुद कलाकारों को ही करना था। हालांकि कार एक्सीडेंट के कारण अस्पताल में भर्ती होने की वजह से आरुषि कंपनी में सबसे आखिरी में पहुंची थी, इसलिए अपनी असिस्टेंट चुनने में उसकी कोई राय नहीं रही थी। दानिश आरुषि को एक ऑफिस के कमरे की तरफ ले गया जिसका दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही आरुषि दरवाजे के पास पहुंची, उसने अंदर एक युवा लड़की को देखा, जिसकी उम्र लगभग 20 साल की शुरुआती कगार पर रही होगी। वह आम लड़कियों की तुलना में थोड़ी छोटे कद की थी, लेकिन वह काफी ऊर्जावान दिख रही थी। उस युवा लड़की ने भी आरुषि को नोटिस किया और मुस्कुराते हुए तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, मैं अनु हूँ। आप आरुषि ही है ना? आप सचमुच बहुत खूबसूरत है। अनु की आंखें बेहद मासूम लग रही थी और वह सीधे आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी, जिससे उसके चेहरे से पूरी सच्चाई छलक रही थी। आरुषि को लगभग एक ही नजर में इस युवा लड़की से लगाव हो गया। थैंक यू, आप भी बहुत खूबसूरत है। उसने मुस्कुराते हुए अनु से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जैसे ही उन्होंने हाथ मिलाया, आरुषि को थोड़ी हैरानी हुई। अनु की हथेली ज्यादातर लड़कियों की तरह उतनी कोमल नहीं थी। वह छूने में थोड़ी खुरदरी महसूस हुई,
मानो उसकी हथेली पर कट्टे की एक बारीक परत हो। दानिश एक तरफ खड़ा होकर उन दोनों के चेहरों पर दिख रही संतुष्टि को बड़े गौर से देख रहा था। उसने कहा, क्यों न आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा और जान ले। अब चलता हूँ। आरुषि और अनु ने उसे विदा किया। जैसे ही दानिश दरवाजे के पास पहुंचा, वह अचानक पीछे मुड़ा। आरुषि, अपनी फिजीक को मेंटेन करना मत भूलना। तुम बहुत जल्द शूटिंग शुरू करने वाली हो। अनु, उसकी असिस्टेंट होने के नाते तुम्हें हर वक्त उस पर नजर रखनी होगी। आरुषि और अनु ने एक साथ सहमति में अपना सिर हिलाया। दानिश के जाने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे को बेहद समझदारी भरी नजरों से देखा और अपनी हंसी रोक नहीं पाई। अनु के हाथ के उस कट्टे के बारे में सोचते हुए आरुषि ने बेहद संभलकर अपने शब्द चुने और पूछा, अनु, तुमने एक सेलिब्रिटी असिस्टेंट बनने का फैसला कैसे किया? अनु उसकी इस बात के पीछे छिपे गहरे मतलब को पकड़ नहीं पाई और सीधे जवाब दिया, एक तरफ तो मुझे यह काम सचमुच बहुत पसंद है, दूसरी तरफ अगर मुझे यह नौकरी नहीं मिलती तो मुझे अपने परिवार का मार्शल आर्ट्स स्कूल संभालना पड़ता और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। जब उसने मार्शल आर्ट्स स्कूल को न संभालने की बात की तो उसके चेहरे पर साफ तौर पर डर देखा जा सकता था। आरुषि को बात थोड़ी बहुत समझ आ गई। मैंने सोचा था कि इसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, इसलिए इसके हाथ इतने खुरदरे हैं। लेकिन अगर इसका अपना मार्शल आर्ट्स स्कूल है तो इसका मतलब यह अमीर घर से है। तो तुम मार्शल आर्ट्स में माहिर हो? आरुषि ने बड़ी अचरज के साथ अनु की तरफ देखा। अनु थोड़ी शर्मा गई और धीरे से फुसफुसाई, मुझे बस कुछ बुनियादी घूंसे और लात मारना आता है, लेकिन मैं फिर भी आपकी रक्षा कर सकती हूँ। आरुषि ने पूरी ताकत से हामी में अपना सिर हिलाया। उसने अपनी पिछली जिंदगी में ऐतिहासिक नाटकों में काम किया था, भले ही वे कोई बहुत बड़े रोल नहीं थे। हालांकि उसने एक बार एक मार्शल आर्ट्स वाले किरदार को निभाया था। वह एक रोल उसके लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण था क्योंकि उसका कोई मार्शल आर्ट्स या यहाँ तक कि डांस का बैकग्राउंड भी नहीं था। मार्शल आर्ट्स में माहिर एक किरदार को न केवल लड़ना होता है, बल्कि उन मूव्स को ऑन स्क्रीन पर दिखने में भी काफी आकर्षक और खूबसूरत बनाना होता है ताकि उसका प्रभाव बेहतर पड़े। इसलिए आरुषि के दिल में मार्शल आर्ट्स जानने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। उन्होंने कुछ देर तक आपस में ढेर सारी बातें की और एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज किया। चूंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के ठीक बाद अभी कोई काम नहीं था, इसलिए आरुषि ने सुझाव दिया कि अनु अभी के लिए अपने पुराने घर वापस जा सकती है। जब वास्तविक काम शुरू होने का समय आएगा तो वे दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। कंपनी में अब करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए आरुषि और अनु ने साथ मिलकर खाना खाने का फैसला किया। जैसे ही वे बाहर निकले, लिफ्ट में काफी भीड़ थी। उन लोगों के बीच आरुषि ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए कुछ जाने पहचाने चेहरों को पहचाना, जबकि बाकी लोग पूरी तरह अजंबी थे। ये लोग शायद उसी की तरह साथी न्यूकमर्स थे जिन्होंने हाल ही में कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। हालांकि उन सब में से एक शख्स बिल्कुल अलग और सबसे जुदा लग रहा था। वह लिफ्ट के एक कोने में खड़ा था और उसके साथ एक लंबा चौड़ा आदमी मौजूद था जो मानो उसके और बाकी भीड़ के बीच एक दीवार बनकर खड़ा था। लिफ्ट में मौजूद लगभग हर एक शख्स छुप छुप कर उसी की तरफ अपनी नजरें टिकाए हुए था। आरुषि ने भी उस पर एक सरसरी नजर डाली, लेकिन उसने तुरंत अपनी आंखें फेर लीं। अरे बाप रे, यह तो कबीर है, इस नॉवेल का असली हीरो। चाहे कहानी का हीरो हो या हीरोइन, मुझे इन दोनों से कोसों दूर रहना है। इनके पास वो प्रोटैगोनिस्ट ओरा, मुख्य किरदार की शक्ति होती है। अगर मैं इनके बीच फंसी तो फालतू में तोप का गोला, बलि का बकरा बनकर मारी जाऊंगी। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद आरुषि अनु को खींचकर थोड़ा दूर ले गई। अनु ने पीछे मुड़कर उस शख्स की तरफ देखा जो भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा था। फिर आरुषि की तरफ चेहरा करके बोली, वह कबीर ही थे ना? वह कैमरे की तुलना में हकीकत में कहीं ज्यादा हैंडसम दिखते हैं। आरुषि ने बड़ी संशय भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम उसकी फैन तो नहीं हो ना? अनु ने अपना सिर हिलाया। नहीं,
मुझे तो बस आम तौर पर हैंडसम लड़के पसंद हैं। आरुषि ने उसे एक बड़ी सराहना भरी नजर दी और अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मुझे भी वे पसंद है। उन्हें देखकर आंखों को सुकून मिलता है। जब बात हैंडसम लड़कों की आई तो आरुषि खुद को काफी भाग्यशाली मानती थी। वैसे हैंडसम लड़कों के मामले में मेरी किस्मत अच्छी है। मेरे घर के दोनों मर्द ही दिखने में कमाल के हैं, खासकर मेरे बड़े भाई आरव सिंघानिया। वह जितने हैंडसम हैं, उनका रुतबा भी उतना ही कातिलाना है। न जाने वह कौन सी खुशकिस्मत लड़की होगी जो उनकी पत्नी और मेरी भाभी बनेगी। अध्याय 15। माम बेटी की बातचीत। आरुषि और अनु ने बाहर दोपहर का खाना खाया और फिर घर लौट आईं। घर लौटने और कुछ देर आराम करने के बाद आरुषि मां अमृता के साथ उनके नियमित ब्यूटी पार्लर सैलून चली गई। अमृता उस सैलून की परमानेंट मेंबर थी, इसलिए वहां का स्टाफ उन्हें अच्छे से पहचानता था। उनके अंदर कदम रखते ही वे तुरंत उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। मैम, ये कौन है? मैनेजर ने आरुषि को पहले कभी नहीं देखा था। आरुषि और अमृता को एक दूसरे का हाथ बड़े अपनेपन से थामे देख वह उन्हें संबोधित करने में थोड़ा हिचकिचाया। अमृता ने मुस्कुराते हुए परिचय कराया, यह मेरी बेटी है। आरुषि, उस ब्यूटी सैलून में कई अमीर महिलाओं और अमीर खानदान की बेटियों का आना जाना लगा रहता था, इसलिए वे इस संभ्रांत सर्कल हाई सोसाइटी से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने तुरंत आरुषि की पहचान का अंदाजा लगा लिया। अमीर और रईस औरतों के इस सर्कल में इस युवा लड़की की साख कोई बहुत अच्छी नहीं थी। उसके बारे में कहा जाता था कि वह हमेशा अपने अमीर बैकग्राउंड की डींगे हाँकती रहती है और उसे हर वक्त दूसरों का ध्यान खींचना पसंद है। बेशक भले ही मैनेजर के दिमाग में ऐसे विचार आए हों, लेकिन उसने इन्हें अपने चेहरे पर रत्ती भर भी जाहिर नहीं होने दिया। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो आप मिस आरुषि हैं? आप बिल्कुल मैम अमृता जैसी दिखती है। आरुषि ने भी मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया। अमृता आज पूरे दिन बहुत अच्छे मूड में थी। आखिरकार यह पहली बार था जब उनकी बेटी उनके साथ किसी ब्यूटी सैलून में आई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए आरुषि और खुद के लिए एक फुल बॉडी पैकेज का ऑर्डर दे दिया। आरुषि का किसी ब्यूटी सैलून में यह पहला अनुभव था। अपनी पिछली जिंदगी में वह हमेशा सिर्फ पैसे कमाने में ही बहुत ज्यादा व्यस्त रही थी। आरुषि ने उम्मीद नहीं की थी कि ब्यूटी ट्रीटमेंट इतना आरामदायक होता है। बेड पर लेटे लेटे वह लगभग सो ही गई थी। उसे इसके रिजल्ट्स के बारे में तो ज्यादा अंदाजा नहीं था, लेकिन अमृता के साथ बाहर आने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी त्वचा काफी तरोताजा हो गई है। भले ही उसे इसके अलावा कुछ और खास फर्क न लगा हो। यह देखकर कि आरुषि ने इसका कितना आनंद लिया, अमृता ने उसके लिए एक मेंबरशिप कार्ड बनवा दिया ताकि जब भी उसे खाली समय मिले वह यहाँ आ सके। घर लौटने के बाद आरुषि स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए अपने कमरे में चली गई, जबकि अमृता बगीचे में पौधों की छंटाई करने लगी। वे अपना ज्यादातर समय बगीचे में ही बिताती थीं। कुछ देर स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आरुषि जब बाहर आई तो उसने देखा कि माँ अभी भी बगीचे में ही थीं, लेकिन इस बार वे पौधों की छंटाई नहीं कर रही थीं, बल्कि उन्हें पानी दे रही थीं। माँ, क्या आप सहेलियों से मिलने बाहर नहीं जाती? आरुषि ने अमृता से पूछा। अमृता ने अपना सिर हिलाया। बाहर जाने में कोई खास मजा नहीं है। इस संभ्रांत सर्कल में सच्चे दोस्त बहुत कम ही मिलते हैं। आरुषि उनकी बात का मतलब समझ गई। इस सर्कल के लोग बहुत मतलबी और चंचल हो सकते थे, जो अक्सर हवा के रुख के हिसाब से दूसरों की तारीफ या बुराई करते थे। अमृता एक बेहद साधारण बैकग्राउंड से आई थी और ऐसे माहौल में खुद को ढालना उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा होगा। हालांकि वे गिरीश सिंघानिया की पत्नी थीं, इसलिए यकीनन कोई भी उन्हें नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आरुषि को गहरी सोच में डूबा देख अमृता ने अपनी बात जारी रखी। आरुषि, हमेशा याद रखना, दूसरों पर निर्भर रहकर हासिल की गई कोई भी इज्जत या शोहरत पल भर की होती है। अगर तुम चाहती हो कि लोग दिल से तुम्हारा सम्मान करें, तो तुम्हारी पहचान किसी की पत्नी या बेटी के रूप में नहीं होनी चाहिए। तुम्हें अपने दम पर खड़ा होना होगा। आरुषि ने सहमति में सिर हिलाया और जवाब दिया, माँ, मैं समझती हूँ।
सम्मान अपने कर्मों से कमाया जाता है, यह दूसरों की खैरात में नहीं मिलता। अमृता ने बड़े संतोष के साथ आरुषि की तरफ देखा, यह जानते हुए कि इस बार उसकी बेटी उनकी बात को सचमुच गहराई से समझ गई है। आरुषि को पहले ही इस बात का एहसास हो चुका था कि अमृता कितनी समझदारी से अपनी जिंदगी जीती है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे विचारों को लेकर इतनी स्पष्ट और सुलझी हुई होंगी। अगर इस शरीर की असली मालकिन के पास अपनी माँ की अक्ल का आधा हिस्सा भी होता, तो आज उसके ऐसे हालात कभी नहीं होते। रात के खाने से पहले सौतेले पिता गिरीश, बड़े भैया आरव और दूसरे भैया विवान एक के बाद एक ऑफिस से घर पहुंचे। हालांकि वे एक ही गाड़ी में नहीं आए थे, बल्कि एक ही समय पर घर आने से बचने के लिए उन्होंने जानबूझकर अपने शेड्यूल को आगे पीछे सेट किया था। लेकिन मामला चाहे जो भी हो, गिरीश सिंघानिया फिर भी बहुत खुश थे। डिनर के दौरान गिरीश ने अचानक बात छेड़ते हुए कहा, अगले शनिवार को जन्मदिन का जश्न हम घर पर ही मनाएंगे। आरुषि को तुरंत समझ नहीं आया कि आखिर किसका जन्मदिन था, लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाती, विवान ने बीच में टोकते हुए कहा, घर पर पार्टी होस्ट करना बहुत झंझट का काम है, हमें हर एक चीज का अरेंजमेंट खुद देखना पड़ता है। गिरीश ने उसे एक कड़क नजर से घूरा, अरेंजमेंट तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हें इतनी परवाह क्यों हो रही है? विवान ने भी पीछे हटने से मना करते हुए पलटकर जवाब दिया, क्या मैं घर के नौकर चाकरों की फिक्र भी नहीं कर सकता? गिरीश उसकी इस बात से चिढ़ गए और फिर आरव की तरफ मुड़े। हमने उस सिनेमा चेन की मंजूरी के पेपर्स क्लियर कर दिए हैं, इसे दे दो। विवान ने गहरी अचरज के साथ अपनी आंखें बड़ी कीं। आप मेरे ऊपर अपना व्यक्तिगत बदला लेने के लिए काम का इस्तेमाल कर रहे हैं। गिरीश हल्के से हंसे, उनकी इस बात को बहुत गंभीरता से न लेते हुए बोले, तुम्हारी बनाई फिल्में, उनमें से हर एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही है। बेहतर होगा कि तुम समय रहते इस काम को छोड़ दो। विवान अचानक अपनी जगह से खड़ा हो गया, मानो वह इसी वक्त टेबल छोड़कर जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। आरुषि, जो इस पूरे समय खामोश बैठी थी, ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और उसे साफ एहसास हो गया कि वह अब निश्चित रूप से कुछ ऐसा बोलने वाला है, जैसे मेरा पेट भर गया है। तुम डाइनिंग टेबल पर फिर से बच्चों की तरह नखरे दिखा रहे हो। सच में, क्या तुम अभी भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हो? विवान ने जैसे ही आरुषि के सिर के ऊपर उन सबटाइटल्स को देखा, उसके चेहरे के हाव भाव कुछ पलों के लिए पूरी तरह कड़े हो गए। तभी अचानक वह वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया और गिरीश को कड़े लहजे में जवाब दिया, आप समझते ही क्या है? मैं पैसों के लिए नहीं, बल्कि अवार्ड्स जीतने के लिए आर्ट फिल्में, कला फिल्में बनाता हूँ। गिरीश के दिमाग में भी बिल्कुल आरुषि जैसी ही बात चल रही थी, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि विवान इस तरह दोबारा चुपचाप बैठ जाएगा। गिरीश ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई, तो कहा है वो अवार्ड्स? विवान ने बेहद ठंडे और कड़े लहजे में जवाब दिया, आप बस देखते जाइए। अध्याय 16, इत्तेफाक से मुलाकात। जब सौतेले पिता और बेटे ने बहस करना बंद कर दिया, तब जाकर आरुषि को याद आया कि अगले शनिवार को गिरीश का जन्मदिन आने वाला है। वह तुरंत कशमकश में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस तरह का गिफ्ट दे। कोई बहुत ज्यादा महंगी चीज खरीदना उसकी हैसियत से बाहर था, लेकिन कोई बहुत सस्ती चीज देना दिखने में अच्छा नहीं लगता। सौभाग्य से उसके पास सोचने और तैयारी करने के लिए अभी कुछ दिनों का समय था। हालांकि उससे पहले एक ऐसी चीज थी जिस पर उसे पूरा ध्यान लगाना था। दानिश ने उसे ऑडिशन का समय और लोकेशन भेज दी थी और यह कल के लिए ही तय था। इस टाइमिंग ने उसे थोड़ा हैरान कर दिया। दानिश समझता था कि उसके लिए समय बहुत कम था, लेकिन यह प्रोडक्शन टीम का फैसला था और इस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। यह सुनिश्चित कर लो कि तुम अपनी लाइनों का अच्छे से अभ्यास कर लो और तुम्हारी ड्रेस पूरी तरह से किरदार से मेल खानी चाहिए, उसने उसे याद दिलाया। आरुषि राजी हो गई और उसे अपनी ड्रेस को लेकर कोई चिंता नहीं थी। कपड़ों के मामले में गिरीश ने उस पर कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जब भी नए कलेक्शंस आते थे, उसे और समीक्षा दोनों को मिलते थे। जहां तक स्क्रिप्ट का सवाल था,
आरुषि ने इसका ज्यादातर हिस्सा पहले ही याद कर लिया था। उसने अनु को फोन करके ऑडिशन के बारे में बताया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। अगला कदम एक सही ड्रेस का चुनाव करना था। आरुषि के ऑडिशन के प्लान के बारे में सुनकर अमृता समझ गई कि वह किस तरह के रोल के लिए ऑडिशन दे रही है। उन्होंने कहा, जब तुम अस्पताल में थी तब ब्रांड ने इस सीजन का नया कलेक्शन भेजा था। मैंने इसे तुम्हारे लिए रख लिया था। चलो, मैं इसे अभी तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ ताकि तुम इसे ट्राई करके देख सको कि यह तुम पर फपता है या नहीं। कपड़े असल में कुछ दिन पहले ही डिलीवर हुए थे। हर सीजन में वे इसी समय आते थे। आरुषि पास्ट में लतिका को हर बात बता देती थी और लतिका अक्सर इस स्थिति का फायदा उठाती थी। ऐसे कई मौके आए थे जब उसने आरुषि को मनाकर नए सामान खुद ले लिए थे और इसलिए अमृता ने इंतजार करने का फैसला किया था। उन्हें डर था कि कहीं आरुषि उन्हें लतिका को न दे दे। हालांकि अपने हालिया ऑब्जर्वेशन से उन्हें लगा कि आरुषि काफी बदल गई है और शायद वह लतिका की चालों में इतनी आसानी से नहीं फंसेगी। कलेक्शन में बहुत सी चीजें थीं, जिनमें कपड़े और एक्सेसरीज शामिल थीं। आरुषि ने जब उन्हें ट्राई करके देखा तो पाया कि वे बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के थे। वह खुशी से चहक उठी, मैं कल ऑडिशन के लिए यही आउटफिट पहनूंगी। अमृता को भी यह सही लगा। वह आसमानी नीली स्काई ब्लू ड्रेस एक संस्कारी और शालीन लुक को निखार रही थी, जो उस किरदार के बिल्कुल अनुकूल थी जिसका वह ऑडिशन देने जा रही थी। चूंकि तुमने यह करने का फैसला कर ही लिया है तो अपना बेस्ट देना। बीच रास्ते में हार मत मानना। अमृता ने आरुषि का हौसला बढ़ाया। आरुषि ने सिर हिलाया। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसके लिए वह जुनूनी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपना सब कुछ झोंक देगी। अगले दिन आरुषि सुबह सुबह ही ऑडिशन की लोकेशन के लिए निकल गई। यह प्रोडक्शन टीम द्वारा किराए पर ली गई कोई अस्थायी लोकेशन लग रही थी। आरुषि का ऑडिशन नंबर काफी आगे था, इसलिए उसे लेट होने की चिंता सता रही थी। बिल्डिंग में एंटर करने के बाद वह तेजी से अनु को लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ी। जब वे पहुंचे तो लिफ्ट के दरवाजे बंद होने ही वाले थे। आरुषि ने दौड़कर दरवाजों को रोक लिया। उसका इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं गया कि अंदर कौन था। वह माफी बड़बड़ाते हुए अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही अनु भी अंदर आ गई, आरुषि ने फ्लोर का बटन दबाया। तभी उसने नोटिस किया कि अनु के चेहरे के हाव भाव कुछ अजीब लग रहे थे। उलझन में पड़कर उसने पूछा, अनु, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अनु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर आरुषि के ठीक पीछे किसी चीज पर टिकी हुई थी। अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ते हुए आरुषि ने अनु की नजर का पीछा किया और पीछे मुड़ी। सिर्फ एक नजर देखते ही उसका शरीर जैसे जड़ हो गया। विहान मल्होत्रा। आरुषि को लिफ्ट पकड़ने की अपनी इस जल्दबाजी पर पछतावा हुआ। उसे अगली लिफ्ट का इंतजार कर लेना चाहिए था। विहान जी, क्या इत्तेफाक है? विहान ने लड़की की आंखों में छिपी उस बेचैनी को नजरअंदाज नहीं किया। उसने थोड़ा सा सिर हिलाया और ग्रीट किया, मिस आरुषि। भले ही वह उसके बड़े भाई का दोस्त था, लेकिन उनके बीच कोई नजदीकी रिश्ता नहीं था। वे सिर्फ कुछ ही बार मिले थे। आरुषि को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, और विहान तो उसके भाई से भी कहीं ज्यादा ठंडा और खड़ूस लग रहा था। आरुषि ने अपनी आंखें थोड़ी नीचे की और मन ही मन शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाई। यह तो चलता फिरता फ्रीजर है। इसके आसपास का कोई भी इंसान ठंड से मर जाएगा। विहान की आंखों में एक पल के लिए मजे लेने का भाव चमका। लड़की की उस असहजता के विपरीत वह पूरी तरह से शांत और सहज दिख रहा था। एक बेहद जानी पहचानी और कैजुअल टोन अपनाते हुए उसने पूछा, मिस आरुषि का यहाँ कैसे आना हुआ? आरुषि ने उस पुरुष की तरफ ऊपर देखा। वह थोड़ी उलझन में थी। हम इतने अच्छे से परिचित तो नहीं हैं। ऐ ना, मैं यहाँ एक ऑडिशन के लिए आई हूँ, उसने पूरी सच्चाई से जवाब दिया। यह कोई छुपी हुई बात नहीं थी, इसलिए आरुषि ने ईमानदारी चुनना ही बेहतर समझा। विहान की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई जब उसने कहा, फिर तो मैं तुम्हारे ऑडिशन के लिए तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ।
आरुषि कुछ पलों के लिए हैरान रह गई, फिर उसने जवाब दिया, थैंक यू। अध्याय 17 ऑडिशन। लिफ्ट जल्दी ही अपने गंतव्य पर पहुंच गई और वे दोनों अलग अलग मंजिलों की तरफ जा रहे थे। आरुषि और अनु पहले बाहर निकलीं। उनके जाने के बाद लिफ्ट में बचे हुए लोग दबी छुपी नजरों से विहान का आकलन करने लगे। विहान ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने कुछ नोटिस ही नहीं किया हो, और उसने पूछा, क्या अभी उस फ्लोर पर कोई प्रोडक्शन कंपनी ऑडिशन ले रही है? बिल्डिंग के मैनेजर ने जल्दी से हामी में सिर हिलाया। जी हाँ, उन्होंने आधे महीने के लिए पूरा फ्लोर किराए पर लिया है। विहान ने सहमति में सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। बिल्डिंग का मैनेजर असल में उत्सुकता से मरा जा रहा था। वह जानना चाहता था कि विहान और उस लड़की आरुषि के बीच आखिर क्या रिश्ता था। आखिरकार उसने विहान को कभी किसी महिला से खुद आगे बढ़कर बातचीत करते नहीं देखा था। विहान के इतने शानदार बैकग्राउंड और उसकी पर्सनालिटी की वजह से न जाने कितनी लड़कियां उसका ध्यान खींचने के लिए हर तरह की चालें चलती रहती थीं। शायद यही वजह थी कि वह औरतों से इतना दूर और अलग थलग रहता था। मैनेजर को इस बारे में कुछ साफ पता नहीं था, पर उसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कि वह सीधे कुछ पूछ सके। वह चाहे जितना भी उत्सुक क्यों न हो, उसे खुद पर काबू रखना ही था। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद आरुषि ने राहत की एक हल्की सांस ली। अनु पूरे समय जैसे किसी सोच में डूबी हुई थी, जो आरुषि को काफी अजीब लगा। उसने पूछा, अनु, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम विहान को जानती हो? अनु कुछ पलों के लिए खामोश रही, फिर उसने सिर हिलाया। हाँ, जानती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरे डैड को उनके पर्सनल कोच के रूप में काम पर रखा गया था, वही शख्स जिनसे हम अभी मिले। उस समय उसके पिता अक्सर कई दिनों के लिए बाहर चले जाते थे, जिसके कारण छोटी अनु मन ही मन उस विहान को कोसती रहती थी जिससे वह कभी मिली भी नहीं थी। आरुषि थोड़ी हैरान हुई, लेकिन वह जल्दी ही समझ गई। तो तुम पहले से उनके बारे में जानती हो? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम अभी इतनी हैरान दिख रही थी। अनु ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है, मैं उनसे पहली बार हकीकत में आमने सामने मिली हूँ। मैंने पहले सिर्फ अपने डैड को उनके बारे में बात करते सुना था। मैं तो बस उनके लुक को देखकर दंग रह गई थी क्योंकि वह काफी हैंडसम हैं। आरुषि। अनु अपनी ही दुनिया में खोई हुई आगे बोली, लेकिन उनके जैसा इंसान जहाँ भी जाता है अपने साथ बखेड़े लेकर आता है, खासकर लड़कियों के बीच। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। आरुषि इस बात से पूरी तरह सहमत थी। जब वह पहली बार विहान से मिली थी तो उसके दिमाग में भी बिल्कुल अनु जैसे ही विचार आए थे, और विहान को लेकर उसकी पहली धारणा भी यही थी। मैं तुम्हारी बात से 100% सहमत हूँ। ऐसा लग रहा है मानो हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं, आरुषि ने मजाकिया लहजे में कहा। आरुषि के इस चुलबुले अंदाज को सुनकर अनु हंस पड़ी और उसका मूड हल्का हो गया। उसने अपनी उस पुरानी मुलाकात के विचार को पूरी तरह दिमाग से झटक दिया और उकसाते हुए बोली, चलो अब जल्दी चलते हैं। हम ऑडिशन के लिए लेट नहीं होना चाहते। अगर हम लेट हुए तो दानिश भाई हमारी चमड़ी उधेड़ देंगे। बिना कोई और बात किए वे दोनों तेजी से ऑडिशन की लोकेशन की तरफ बढ़ गईं। आज सिर्फ एक ही रोल के लिए ऑडिशन होना था, लेकिन जब वे दरवाजे के बाहर पहुंची तो वहां लगभग 20 से 30 लड़कियों को इंतजार करते देख चौंक गईं, जिनमें से कई तो काफी मशहूर भी थीं। अनु ने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ इतनी भीड़ होगी। वह थोड़ी ठिठक गई, पर उसने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने बस आरुषि से कहा, आरुषि, तुम यह कर सकती हो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इसे हासिल कर लोगी। आरुषि ने सिर हिलाया। यह कहना कि वह बिल्कुल नर्वस नहीं थी सरासर झूठ होता, लेकिन वह जरूरत से ज्यादा परेशान भी नहीं थी। आखिरकार उसने अपनी पिछली जिंदगी में कई बार ऐसी स्थितियों का सामना किया था। जब उसने शुरुआत में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तो उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे और वह कंपनी के शेयर डॉर्मेट्री साझा कमरे में रहती थी। अगर उसे रोल नहीं मिलते थे तो वह भीड़ में एक एक्स्ट्रा बनकर काम करती थी।
उस दौर में उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। पर अब हालात बिल्कुल अलग थे। उसे खुद पर इतना ज्यादा दबाव बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। उनके पहुंचने के कुछ ही देर बाद डायरेक्टर के असिस्टेंट ने आरुषि का नाम पुकारा। एक गहरी सांस खींचते हुए आरुषि अपनी प्रतिद्वंद्वियों की तीखी और परखती नजरों को झेलती हुई कमरे के अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही वह अंदर आई, आरुषि वहां विवान को बैठा देख पूरी तरह दंग रह गई। ऐसा नहीं हो सकता, यह यहाँ क्या कर रहा है? क्या यह इस टीवी सीरीज का डायरेक्टर है? विवान का आज यहाँ होना महज एक इत्तेफाक था। वह इस शो के डायरेक्टर दीपक का बहुत पक्का दोस्त था। विवान यहाँ दीपक से किसी जरूरी काम के सिलसिले में मिलने आया था, लेकिन दीपक ने उसे जबरदस्ती रोक लिया ताकि वह ऑडिशन में उसकी मदद कर सके। यहाँ आने के बाद ही विवान को एहसास हुआ था कि जिस रोल के लिए ऑडिशन चल रहा है, यह वही किरदार है जिसकी तैयारी आरुषि कल रात कर रही थी। दीपक ने आरुषि के अंदर आते ही उस पर एक सरसरी नजर डाली। वह एक ऐसी लड़की की तलाश में था जो स्वभाव से घमंडी और थोड़ी अकड़ू हो, लेकिन आरुषि को देखकर उसे पहली नजर में वैसी कोई बात महसूस नहीं हुई। हालांकि आज का उसका आउटफिट उस रोल के बिल्कुल मुताबिक था। विवान भी पूरी तरह शांत और भावहीन चेहरा बनाए आरुषि को बड़े गौर से देख रहा था। आरुषि ने उसकी तरफ एक पल के लिए देखा और समझ गई कि वह इस वक्त सबके सामने उसके साथ कोई भी रिश्ता जाहिर नहीं करना चाहता। इसलिए उसने भी ऐसा नाटक किया मानो वह उसे पहचानती ही न हो। विवान को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए आरुषि ने आगे बढ़कर बेहद साफ और सच्ची आवाज में अपना इंट्रोडक्शन, परिचय देना शुरू कर दिया।